मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस शीट जो आज लेकर आया हूँ, ये वर्ष 2023 में जो बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। तो आज के इस क्लास में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवाल जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आप सब इसका लाभ उठा सके, है ना। पहला सवाल जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा इस क्वेश्चन को इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के। मैटरनिक कौन था? मैटरनिक बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहा है इतिहास में, और क्लास 10 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रेसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या रूस का जार। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, रूस का जोर लिखा गया है, यहाँ पे आपका रूस का जार होगा, ठीक है, टाइपिंग में। हालांकि अब हम लोग इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैटरनिक कौन था? ड्यूक मैटरनिक। ये ड्यूक मैटरनिक वही व्यक्ति है जिसने एक बहुत ही चर्चित स्टेटमेंट दिया था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है ना। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है। यानी ड्यूक मैटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती आपका ये भी जो टॉपिक है ना, ये भी आपका क्लास 10 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कावूर ने, मैजनी ने या गैरीबॉल्डी ने? तो बच्चों फटाफट हम लोग इसका भी आंसर देख ले। इसका सही आंसर हो जाएगा गैरीबॉल्डी, ठीक है। गैरीबॉल्डी ने, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उसी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? क्लास 10 यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें दो नारी रूपकों की बात की गई है, एक मारियन की और एक जर्मेनिया की, है ना। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो आपका किससे है? मारियन से। तो मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की रूपक थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, जॉल्वे राइन संघ का स्थापना किस राज्य ने की? जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस राज्य ने की? पिछले वर्ष मैं जॉल्वे राइन संघ पे एक बकायदा वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। यदि आप इसका और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे जाइए और जॉल्वे राइन संघ को आप देखिए, वहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बताया हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूँ कि इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? प्रेशा। जॉल्वे राइन संघ की स्थापना जो है वो किसके लीडरशिप में हुई थी? तो प्रेशा के लीडरशिप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? बहुत ही अच्छा सवाल है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया? क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा गया है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या
यूनान को। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा यूनान। यूनान को ही यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया है। ये भी आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से ही संबंधित है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आप जोसेफ मैथ्सनी के बारे में या जोसेफ मैजनी के बारे में अवश्य पढ़े होंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद से ही, है ना। तो यूरोप में मैजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, कोशिश करिए आप लोग भी अपना दिमाग लगाएं। लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेडारिया से या डायट से? तो बच्चों थोड़ा सा भी आपको बेसिक जानकारी होगी तो मेजनी का संबंध जो है शुरुआती दौर में कार्बोनरी से रहा है। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का वो सदस्य बनता है और आगे चल के वो खुद 2 गुप्त संगठन की स्थापना करता है, एक यंग इटली की और एक यंग यूरोप की, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे, यंग इटली और यंग यूरोप का संबंध भी जोसेफ मैथ्सनी या जोसेफ मैजनी से ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, काउंट कैमलो डे कावूर, है ना। काउंट कावूर को विक्टर इमानुएल सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक, यदि आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। काउंट कावूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पे, फ्रांस में राजदूत के पद पे, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के रूप में, ऑप्शन डी गृह मंत्री के रूप में? तो बच्चों कोशिश करिए। काउंट कैमलो डे कावूर, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ। काउंट कैमलो डे कावूर के बारे में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए और देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है टिप्पणी करने के लिए, है ना। तो काउंट कैमिलो डे कावूर को विक्टर इमानुएल किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद में एक बड़ा टॉपिक है। एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन भी है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो बताइए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1830। याद कीजिए, यूनान को कुस्तुनतुनिया की संधि लास्ट में, है ना, याद करिए, कवि लॉर्ड बायरन, अंग्रेज कवि, जिसने न केवल यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा किया था बल्कि वो खुद भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, जहां उसकी बीमारी से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अंततः यूनान कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1832 ईस्वी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन या अजैव संसाधन? दिमाग लगाइए, बहुत आसान है ना। और कमेंट भी कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ये भी आपका क्लास 10 के ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, खनिज। खनिज चैप्टर से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और ऑप्शन डी इज बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका एंथ्रासाइट होगा। यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट,
है ना। चलिए प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार, जब भी खाली मिले मौका मिले आप ज़रूर देखिए। आपके लिए बेहतरीन सवालों का यहाँ पे कलेक्शन तैयार किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों याद करिए, अभी अभी हम लोग मनाए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि किस पर्यावरण सम्मेलन के बाद ये तय किया गया कि 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी इसकी शुरुआत किस सम्मेलन के पश्चात हुई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। काला लोहा किसे कहा जाता है? ब्लैक आयरन किसको कहते हैं? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी इज मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी इज लिमोनाइट होगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में मुझसे, ऑप्शन डी इज सीडेराइट। तो बच्चों काला लोहा जो है वो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि ब्लैक आयरन जो है वो हेमेटाइट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ज्योग्राफी में ही है आपका चैप्टर नंबर 2 में। देखिए किस राज्य में फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, बादाम पहाड़, ये कच्चा बादाम की बात नहीं हो रही है, गाना जो अभी चला था ना कच्चा बादाम, वो कच्चा बादाम की बात नहीं हो रही है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ सबसे पहले आपको जानना होगा कि बादाम पहाड़ जो है वो है कहाँ। तो बादाम पहाड़ बच्चों उड़ीसा में है, और ये लौ अयस्क के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बादाम पहाड़ कच्चा बादाम नहीं है, बादाम पहाड़ लौ अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के कौन से स्टेट में सोलर एनर्जी का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो दिमाग लगाइए, सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पे मिल रहा है? तो याद करिए डिज़र्ट वाला एरिया है ना, कौन सा है? तो राजस्थान है। हालांकि अन्य राज्यों में भी भारत में स्कोप है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा स्कोप कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा इन 4 राज्यों में, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो याद करिए क्लास 9 में और क्लास 10 के वीडियो में भी मैं पिछले साल काफ़ी डिटेल में सभी मिट्टी के बारे में पढ़ाया हूँ, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, सभी मिट्टी के बारे में मैं वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया था। यदि आप देखे होंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए, और नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, इंतज़ार किस बात की। सही आंसर आपका होगा जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी ए जादूगोड़ा। तो याद रखिए, आप पढ़े हो खनिज में संसाधन में, डिगबोई जो है वो पेट्रोलियम के लिए है, हमारा धनबाद का झरिया जो है वो कोयले के लिए है, घाटशिला जो कि झारखंड में ही है ये तांबे के लिए है। तो अब बचा कौन? जादूगोड़ा, है ना। जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
मैं क्लास में कई बार बच्चों को बताया हूँ कि रवि सर का गांव जो है, रवि सर का घर जो है वो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोडरमा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए, माइका के लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस है। अब्रक की राजधानी भी कोडरमा को कहा जाता है। जैसे कोयले की राजधानी धनबाद को कहते हैं, तो अब्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक यानी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो बच्चों याद करिए, क्लास 8 से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क से कपास, क से काली। ठीक है, जय हो काली माँ, जय माँ काली कलकत्ते वाली, याद रखिएगा बच्चों, है ना। क से कपास, क से काली, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद करिए, क्लास 10 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है बच्चों। उत्तराखंड, है ना। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किनको माना जाता है? क्लास 8 में भी मैं पढ़ाया हूँ, A.O. ह्यूम। किनको माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ऑप्शन ए सभी को ध्यान से देखना है। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या काला बाजारी रोकने के लिए? तो याद कीजिए, 1919 का वो दौर जब कांग्रेस के भीतर भी दो गुट बन चुके थे, एक नरम दल और एक गरम दल, जिनका नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल, है ना। इसी वजह से क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय भारत में काफ़ी तेज़ी से अपना पैर फैला रही थी, और इसी क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा कानून लेकर आया था? रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ, है ना, जिसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि ये शैतानों की करतूत है। इसके बारे में भी, रॉलेट एक्ट के बारे में हमको लगता है 15 से 20 मिनट का एक वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे डाला हूँ, अपने चैनल पे जाइए, देखिए, समझिए, इंतज़ार क्यों करते हो। क्वेश्चन नंबर 24, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता जो है वो किनके बीच हुआ था? तो गांधी और जिन्ना जी के बीच, गांधी और अंबेडकर जी के बीच, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक जी और लाला लाजपत राय के बीच में? तो याद रखना, गांधी और जिन्ना के बीच में तो कभी भी पूना समझौता नहीं हुआ। इसका सही आंसर है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, है ना। वो आरक्षण को लेके इस तरह की विवादें गोलमेज सम्मेलन में हुई थी, और उसके बाद से ही गांधी और अंबेडकर के बीच का मतभेद जो है वो बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? यानी कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन के बारे में भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हूं, आप लोग देखिए और पूरा डिटेल लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच में बच्चों इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है।